हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। अब तक हम UROP और UROP से संबंधित विसंगतियों पर वीडियो बनाते रहे और जो DSW को या भारत सरकार को जो भी पत्र लिखे वो भी हम यहाँ डालते रहे कि उसके अलावा भी हमारी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ECHS के बारे में जानना, डिसेबिलिटी के कई रूपों के बारे में जानना। तो आज मैं आपको जो एक ब्राउज़र निकला है, इसको कोई ब्रोशर कहता है, कोई ब्राउज़र कहता है, लेकिन इसको एक विवरण का या पुस्तिका कह सकते हो, और 2023 का ECH की इन्फॉर्मेशन है उसमें सारी। तो आज मैं पहले 2 पेज डाल रहा हूँ। ये 19 पेजों का एक ब्राउज़र है और मैं पढ़ करके बताऊँगा और इसको क्लियर करूँगा इन दोनों पेजों को कि जो इसका किस किस को एंटाइटलमेंट है और कौन कौन इसमें ECH में आते हैं, और जो दूसरी जो जानकारी होंगी हम आपको बाद में भी बताते जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये है ECH इंफॉर्मेशन ब्राउज़र। अब इसके लिए जो एलिजिबल कंडीशन किस किस की हैं। द स्कीम कैटर्स फॉर मेडिकल केयर टू ऑल एक्सप्रेसमैन ESM पेंशनर्स इंक्लूड्स डिसेबिलिटी, फैमिली पेंशनर एंड देयर डिपेंडेंट्स। यानी ये चिकित्सा संबंधी, मेडिकल संबंधी सुविधाओं के लिए है। जो ESM पेंशनर्स हैं उनके लिए है, और जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनके लिए है, फैमिली पेंशनर्स के लिए है, और उनके डिपेंडेंट्स के लिए है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाइफ, हस्बैंड, लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड होली डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ ESM। इसके अलावा इसमें जो उसकी वाइफ है पेंशनर की, वो या कोई लेडी सर्विस पेंशनर है तो उसका हस्बैंड, और लेजिटिमेट चिल्ड्रन, और यदि उनके माता पिता पूर्ण रूपेण उन पर निर्भर हैं तो वो भी उसमें आएंगे। टू बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ ECH ए पर्सन मस्ट मीट फॉलोइंग ट्विन कंडीशंस। और यदि किसी पेंशनर को ECHS की सुविधा लेनी है तो उसकी 2 कंडीशन है, और उन दोनों कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। पहली कंडीशन है शुड हैव ESM स्टेटस। उसकी ESM स्टेटस होनी चाहिए कि भाई ये ESM है। ESM अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा है कई रूल्स में। शुड बी ड्रॉइंग नॉर्मल सर्विस, डिसेबिलिटी, फैमिली पेंशन फ्रॉम CDA। अब या तो उसकी ESM पेंशनर हो, या फैमिली पेंशनर हो, या डिसेबिलिटी पेंशनर हो, इनमें से कोई न कोई पेंशन वो CDA से ले रहा हो। तो इन 2 कंडीशनों को जरूरी है कि ESM हो और उसकी कोई पेंशन आ रही हो। अब ये किस लेटरों में है, ये एक लीड अथॉरिटी दे रखी है नीचे, जिसका एक लेटर है कब का, एक 2002 दिसंबर 2002 का लेटर है, फिर उसके बाद 2012 का है, और उसके बाद 2015 का है। यह लेटरों के नंबर भी दे रखे हैं, आप इनको वहाँ देख सकते हो। ESM पेंशनर्स। अब ESM पेंशनर कौन कौन होंगे, ऊपर जो 2 कंडीशन बताई है ना आपकी, शुड हैव ESM स्टेटस। अब ESM इन्होंने किसको माना है। पहला, एनी पर्सन हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक एज ए कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट इन द रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन एंड फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। ऐसा कोई भी पर्सनल, ऐसा कोई भी सैनिक जो रिटायर हुआ है और उसने सर्विस की है किसमें, किसी भी रैंक में, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, और जो नीचे की लिखी हुई कंडीशंस हैं उनको ये फुलफिल करता हो, तो उसको ESM माना जाएगा। पहला, हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर अर्निंग हिज और हर पेंशन। अपनी पेंशन लेने के बाद जो रिटायर हुआ है, यानी जिसने पूरी सर्विस की है, वो ESM होगा। हु हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड हिज रिसीट ऑफ मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन। यदि किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो वो भी इसमें आएगा। नंबर 3, ESM who are drawing only disability element without service or retiring pension cannot be considered as pensionary award। उसके बाद कुछ पेंशनर्स ऐसे भी होते हैं, उनको केवल डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है और पेंशन नहीं मिलता है, यानी जो सर्विस एलिमेंट है वो नहीं मिलता है। उनको इन्होंने यहाँ पर नहीं माना है कि उसको पेंशन मिल रही है, तो उसको इसमें ECH की जो फैसिलिटी है उसको नहीं मिलेगी। नंबर 4, a recruit who is in receipt of medical disability pension is eligible to join ECH। ये रिक्रूट जो ट्रेनिंग करते वक्त यदि उसको कोई चोट लग गई या कुछ भी हो गया है
और मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन उसको मिल रही है, तो उसको ईसीएच की सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा उसके पेरेंट्स को मिलेगी, उसकी वाइफ को मिलेगी, उसकी चिल्ड्रन को मिलेगी। इसमें लेटर नंबर भी दे रखा है, आप इसमें देख सकते हो। एक्स कैडेट्स और डिसेबल्ड कैडेट्स बोर्डेड आउट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स डू नॉट हैव ईएसएम स्टेटस। जो एक्स कैडेट हैं या डिसेबल्ड कैडेट्स हैं और मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट हुए हैं, तो उनको ये फैसिलिटी नहीं है। ईसीएच फैसिलिटी आर नॉट ग्रांटेड टू देम। ये लेटेस्ट आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। किसके? ये ईएसएम के। अब हम चलते हैं आगे नंबर 2 पेज पर। फॉलोइंग आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ईसीएसएच मेंबरशिप। अब आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये तो क्लियर है। और कौन कौन है इसमें? टेरिटोरियल आर्मी। और टेरिटोरियल आर्मी उन कंडीशंस को पूरा करे जो कंडीशन मैंने अभी यहाँ पर सबके लिए बताई गई हैं इसमें। उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स हु मस्ट मीट द ट्विन एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज मेंशन्ड एट पैरा 1 एंड एबव, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस हु मीट द फॉलोइंग ट्विन एलिजिबिलिटी कंडीशंस विच हैज बीन मेंशन्ड इन एट पैरा 1। इसका टेरिटोरियल आर्मी के लोगों को लगभग वही कंडीशंस हैं जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए हैं और गैलेंट्री अवार्डीज के लिए हैं। डीएससी पर्सनल के लिए भी ये लागू है। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड यानी यूनिफॉर्म्ड इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पेंशनर्स हैं ये उनके लिए भी लागू है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पेंशनर्स जो हैं ये उनके लिए भी लागू है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ पेंशनर्स उनके लिए भी ये लागू है। नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा एनडीसी पेंशनर्स उनके लिए भी ये लागू है। और उसके अलावा होल टाइम एनसीसी ऑफिसर्स, जो एनसीसी के ऑफिसर होते हैं नेशनल कैडेट कोर में, हु आर ईएसएम एंड आर इन रिसीट ऑफ पेंशन डिसेबिलिटी और फैमिली पेंशन जो ले रहे हैं उनके लिए भी ये लागू है। एलिजिबल एपीएस पेंशनर्स आर्मी पोस्टल सर्विसेज की जो पेंशनर्स हैं जो 17 नवंबर 2016 से पहले आ गए हैं, उसको बाद में शायद इनको सिविल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो और उनके जिनके पास 16 और 30 केवी के जो ईसीएच कार्ड हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके बाद में लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने जो सिविल का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसमें वो ट्रांसफ़र नहीं हुए हों। आसाम राइफल्स के पेंशनर हैं उनके लिए भी लागू है। वर्ल्ड वार 2 वेटरन्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, प्री मैच्योर रिटायरीज, ईसीएचएस फैसिलिटी एक्सटेंडेड ओनली टू द ईएसएम एंड देयर स्पाउसेज ओनली। और यह लेटर भी दे रखे हैं नीचे और इन लेटरों को आप पढ़ सकते हो। ये कई प्रकार के लेटर हैं। आज मैंने आपको केवल 2 पेज बताऊंगा। 2 पेज बताने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप जानना चाहते हो, क्योंकि इसमें सारा कवर हो गया, ये लेटेस्ट है, ये अप टू डेट है ये, क्योंकि कई बार परेशानी होती है हमें ऑथराइज है या नहीं। और कई प्रकार के हमारे जो पेंशनर्स हैं कई प्रकार की सेवा करके बैठे हुए हैं। अकेले आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के ही तो नहीं है, दूसरे भी हैं, तो दूसरों के लिए काम की चीज़ है। यदि मेरे इस वीडियो को आप आराम से तसल्ली से कान में लीड लगा करके और सोते वक्त भी सुनो, 2-4 दिन सुन लो, तो अपने आप पता चल जाएगा इसमें इसलिए कौन कौन एलिजिबल है। आप दूसरों को भी बता सकोगे, लेकिन जब इसको अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ पर आर्मी के लिए है, नेवी के लिए है, एयरफोर्स के, इनको तो हम जानते ही हैं अच्छी तरह जिसने यहाँ नौकरी की है। उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी है, उसके बाद डीएससी के लिए भी है, और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके लिए भी है। एमएनएस को तो है ही, सब जानते ही हो आप। एसएफएफ के लिए है, और नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा जो है पेंशनर्स उनके लिए भी है, और अपने आसाम राइफल्स पेंशनर्स हैं उनके लिए भी है। क्योंकि इनके जो आसाम राइफल्स हैं 2 उसमें आते हैं, एक तो होम मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं और दूसरे जहाँ ये आर्मी के नीचे रहते हैं वहाँ आर्मी के नीचे आते हैं। तो ये सारी की सारी जो दे रखी हैं सुविधाएं ईसीएचएच की, ये सारा बता दिया कि इसमें कौन कौन आते हैं। अब कल में यदि मेरे पास कोई दूसरा मैटर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है मैं इसी के बारे में बताऊंगा कल। और इसके बारे में मैं जो आपको बताऊंगा वो आगे की जो स्पाउस को कैसे होगा या पेरेंट्स को कैसे है,
कौन किसको है, ये पूरी जानकारी वहाँ दे रखी है, किन किन शर्तों को उन्हें पूरा करना चाहिए। और जब कहीं आपको पता चलेगा कि ईसीएच की फैसिलिटी किस किस को है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। ओके।